हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन, कोई पैकेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, एंड हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6, जो कि है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इस चैप्टर में हमने देखा कार्य एक्चुअली होता क्या है और ऊर्जा क्या होती है। फिर हमने समझा कि जो ऊर्जा है इसको मेजर करने के लिए कार्य करवाना पड़ता है, मतलब कार्य ही ऊर्जा का मेजरमेंट है। फिर समझ में आया कि भाई यहां से तो यह बात प्रूव होती है क्या, तो हमने कहा कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से हमें पता चलता है कि किया गया जो कार्य है वो ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। फिर हमने देखा क्या कि भाई ये ऊर्जा कितने तरीके की होती है, तो हमने पाया कि ऊर्जा के बारे में जो हमें यहां पर डिस्कस करना है, मतलब इस सेशन में डिस्कस करना है, वो है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। फिर हमने कहा अच्छा तो यांत्रिक ऊर्जा में कैसे कैसे होंगे भाई, तो यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं के रूप से मिलकर के बनता है। एक है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और दूसरी है उसकी स्थितिज ऊर्जा। तो हम अब डिस्कस कर रहे हैं क्या, स्थितिज ऊर्जा को। स्थितिज ऊर्जा में हमने समझा कि भाई स्थितिज ऊर्जा भी कई तरीके की हो सकती है। मतलब एक हो सकता है क्या भाई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और हमने समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी भाई, विद्युत पोटेंशियल एनर्जी भी हमको देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ हमने एक और बात समझी कि भाई स्प्रिंग के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम इस सेशन में जो डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, मतलब अल्टीमेटली प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो भाई ये जो भी टॉपिक हम अभी डिस्कस करेंगे, ये सब कुछ आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट साथ ही साथ आपके जो कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट मींस अगर आप IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन करें तो वहां पर भी ये इक्वली अपना वैल्यू रखता है, अपना वेटेज रखता है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं एंड डिस्कस करते हैं कि स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा से मतलब सिंपली यह है कि हमने देखा स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो एक, मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक स्टोर्ड एनर्जी है, मतलब वो निहित हो जाती है किसी, जिस भी पिंड के ऊपर आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने को चाहा उसके अंदर वो निहित हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो मतलब ये एक स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने ये समझा था, मैं थोड़ा सा पीछे चल के आऊंगा, तो हमने पहली बारी में तो ये समझा था कि भाई ये हमारी धरातल है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने उठा करके यहां तक रखा, मतलब इसके दौरान हमने क्या करा है भाई, तो हमने h हाइट गेन करी, h ऊंचाई पर इस वस्तु को ले गया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पाथ। मतलब मैं इस वस्तु को यहां से लेकर के यहां गया, फिर ऐसा लेकर के गया, फिर ये गया, फिर वापस लेकर के यहां रख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे हाइट डिफरेंस से फर्क पड़ता है। आप किस रास्ते से लेकर के जा रहे हैं इससे कोई लेन देन नहीं है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ना। अगर हमने इसको यहां पर रखा तो हमने ये पाया था कि इस पे किया गया कार्य mg, इसके ऊपर गुरुत्वीय बल लग रहा है, इसके विरुद्ध मुझे कार्य करना है। मतलब इसको अगर ऊपर ले जाना है, यानी मैं जो काम करूंगा वो करूंगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना भैया, तो mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना, तो h। मतलब मैंने इसके ऊपर जो काम किया था वो कितना किया था, mgh, इसको कहा था हमने गुरुत्वीय पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, है ना, ये राज अपन ने पहले ही खोल दिया कि भैया स्प्रिंग में हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो हमें ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है और ये किसी घर्षण रहित मेज पे एक ब्लॉक रखा है, मान लेता हूं ये m मास का एक ब्लॉक है, और अगर मैंने इस स्प्रिंग को क्या किया, बाहर की तरफ इधर खींच दिया, मतलब इसको इस ब्लॉक को ma से बाहर की तरफ गति करा दिया, या यूं कहूं अगर ये ma आप ना समझें तो भाई इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जस्ट फॉर नॉलेज, है ना, क्योंकि बुक्स तो ऐसे ही डील करती है, बट स्टिल मैं ऐसा कहता हूं कि इसके ऊपर एक F अमाउंट का जो है फोर्स वो इधर के डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है, तो F इक्वल्स टू आपको पता है होता है ma, इसीलिए हमने यहां पर क्या ले रखा है भाई, इसीलिए हमने यहां पर ले रखा है एक ब्लॉक,
और ये ब्लॉक कैसी जगह पर रखा है? घर्षणहीन, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है स्टेबल और ब्लॉक में। तो मतलब ये ब्लॉक इधर की डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या करेगा? इसकी अगली स्थिति क्या होगी? तो इसी पिंड की, मतलब इस स्प्रिंग की अगली स्थिति ऐसी हो जाएगी, ये सेम ब्लॉक, ये सेम फ्रिक्शनलेस टेबल पे क्या है? ये फ्रिक्शनलेस टेबल पे रखा हुआ है ब्लॉक। हुआ क्या? तो हुआ ये कि अगर ये एमए से आगे की तरफ बढ़ रही है ऑब्जेक्ट, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ थी, इस स्प्रिंग की एक्चुअल लेंथ देखिए, ये थी एक्चुअल लेंथ, ठीक है, मान लेता हूं ये एक्चुअल लेंथ इसकी x थी, लेकिन इस पे बल लगाने के कारण इतनी लेंथ मैंने क्या कर दी? इसकी बढ़ा दी। मतलब मैं कहता हूं इसकी dx लेंथ मैंने क्या करी? बढ़ा दिया, इंक्रीज हो गई इसकी dx लेंथ। ठीक, अब अगर इसकी dx लेंथ इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है इसकी लंबाई, तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि भाई इसने एक एनर्जी स्टोर करी है। अगर आप ये जो ma जो इधर में स्ट्रेच किया है फोर्स, जो आपने इधर की तरफ लगाया है, मैं इसको खिंचाव बल कह लेता हूं। चलिए, जो ये बल, खिंचाव बल जो हमने इधर की तरफ लगाया है, इसके कारण इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, एक ऊर्जा इसके अंदर निहित हो गई, जिसको हम कहते हैं क्या भाई? तो इसको ही कहते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे क्या बोलना चाह रहे हो? तो भैया मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अब आप इसको फ्री कर दीजिए, इस मास को अभी यहां से हटा दीजिए, तो ये क्या होगा? ये अपनी जगह पर वापस आ जाएगा इसी स्थिति में। तो ये अपनी जगह पर वापस आया, यानी इसने फिर से कार्य किया। बिना ऊर्जा के तो कार्य नहीं होगा। तो अगर ये स्प्रिंग अपनी जगह पर वापस आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पे कोई ना कोई कार्य कर रहा है, कोई ना कोई बल लगा रहा है। तो कौन लगाएगा बल? तो एक बात समझिए, जब आपने इसको dx इधर की तरफ शिफ्ट किया है, जब ये dx डिस्टेंस ये इधर की तरफ स्प्रिंग शिफ्ट हुआ है, कब? जब ma फोर्स लग रहा है, तब इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है इधर की तरफ। इसको fs से डिनोट कर देता हूं मैं। fs मतलब क्या भाई? ये रीस्टोरिंग फोर्स है। किधर लग रहा है? ये सदैव लगता है मेरे स्प्रिंग के खिंचाव के विपरीत दिशा में, मतलब मेरी स्प्रिंग जिधर डिस्प्लेस हुई है उसके विपरीत दिशा में। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा कंसीडर करूं कि इसका जो एक्स्ट्रा ये जो खिंचाव है, ये जो एक्स्ट्रा खिंचाव है इस स्प्रिंग का, वो कितना भाई? ये x खिंचाव है इसका। तो मैं क्या कहना चाहूंगा, देखिए मैं इसको हटाता हूं थोड़ा सा, एंड मैं ये डिस्कस करूंगा कि अगर इसमें खिंचाव मैंने कह दिया कि भैया आपने एक फोर्स लगा करके इसको खींचा है, तो ये अपने आप को इधर की तरफ खींचेगा, यानी यहां पर मैं कह सकता हूं, अर्थात सिंपली मैं कह सकता हूं कि मेरे द्वारा जो लगाया गया बल होगा, उसके कारण जो विस्थापन हो रहा है वो सदैव ही इस रीस्टोरिंग फोर्स के विपरीत दिशा में। ये जो Fs है, इसको मैं कह सकता हूं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सी फोर्स है भाई? रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या? यह वह बल है जिसके कारण इस स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल मूल अवस्था में लेकर के आएगा, ठीक है ना? ये इसी बल के कारण स्प्रिंग अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। इसका ठीक विपरीत भी काम हो सकता है, मैं जस्ट अभी डिस्कस करता हूं, बट अभी के लिए एक बात समझ में आ रही है कि भैया एक बात समझें, ये Fs उतना ही ज्यादा होगा जितना इसमें विस्थापन हो, ठीक है? मतलब इसका जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना विस्थापन हो। मतलब इसको ज्यादा अगर मैंने स्प्रिंग को खींचा हुआ है तो क्या होगा भाई? ये रीस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा होगा। ज्यादा अगर मैंने खींचा तो वो स्प्रिंग जल्दी से, झटके से जाएगी ना अपनी ओरिजिनल स्थिति में। तो मतलब क्या हो रहा है? जितना ज्यादा मैं इस स्प्रिंग को इधर की तरफ खींचूंगा, रिस्टोरिंग फोर्स का मान उतना बढ़ता जाएगा। यानी इस डिस्प्लेसमेंट पे इस स्प्रिंग की जो नई विस्थापन हो रही है, इसके ऊपर निर्भर करता है मेरा रिस्टोरिंग फोर्स। बात क्लियर है? तो मैंने कह दिया रिस्टोरिंग फोर्स जो Fs है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? विस्थापन के। ठीक, ये क्या है? स्प्रिंग में विस्थापन। अब जब कभी भी इसको यहां से अगर हम हटाएंगे किसको भाई? इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो एक कांस्टेंट आता है, आपको पता है यहां पर जो कांस्टेंट आ रहा है वो है -k। अब यहां पर बहुत सारी बातें करनी है। -k क्या है भाई? इसी को हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट में ये जो नेगेटिव साइन आप देख पा रहे हैं, ये बता रहा है विपरीत दिशा को।
किसके विपरीत दिशा को भाई, तो देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, नेगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि क्या हो रहा है। देखिए ना, आप जिस डायरेक्शन में एफएस है उसके विपरीत दिशा में विस्थापन है, और यह बात तो हमें अच्छे से पता है ना कि विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो मतलब इस विस्थापन की भी एक दिशा होगी। और ये रिस्टोरिंग जो फोर्स है, जो बल है, ये तो अगर आपने इसको बाहर की तरफ खींचा है तो ये अंदर की तरफ मतलब ओरिजिनल शेप में लाने के लिए लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव चिन्ह यह दर्शाता है कि एफएस के विपरीत दिशा में विस्थापन है, या इसको थोड़ा सा उल्टा भी लिख सकता हूं मैं कि विस्थापन के विपरीत दिशा में हमेशा एफएस काम करेगा। मैंने जिधर विस्थापित किया उसके विपरीत दिशा में एफएस काम करेगा। ठीक है, अगर इस नेगेटिव साइन वाले इस बात को पता करनी है तो थोड़ी सी आइए चलिए एक बार चर्चा करते हैं। हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, देखिए सिंपली मैं आपसे कहूं कि भैया हमारे पास में ये एक, ठीक है, ये क्या कहलाता है भाई, ये एक दृढ़ पिंड है। दृढ़ पिंड का मतलब क्या, ये खिसकेगा नहीं, दीवार है और इसमें एक स्प्रिंग है, ये यहां पे एक स्प्रिंग लगी हुई है। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि इस पे जो फोर्स लगा है, अप्लाइड फोर्स, जो मैंने बल लगाया, मतलब ये जो द्रव्यमान ने इसके ऊपर जो बल लगाया, ये एम द्रव्यमान ने इसके ऊपर जो बल लगाया वो लगाया है अंदर की तरफ। तो इस स्प्रिंग की क्या स्थिति होगी, तो इस स्प्रिंग की अगली स्थिति हो जाएगी, ये देखिए ये स्प्रिंग क्या होगा भाई, तो आपको पता है ना ये स्प्रिंग अब कंप्रेस हो जाएगा, खत्म। ये स्प्रिंग क्या होगा, अगर मैंने इसको दबाया है तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, ये हो गई, ये वही मास है। अगेन मैं बात करूं तो ये फ्रिक्शनलेस, ये क्या हो रही है भाई, ये घर्षण रहित, किस पर रखी हुई है, ये एक घर्षण रहित मेज पर रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट घर्षण रहित, फ्रिक्शन नहीं है इनके बीच में, इस सरफेस के बीच में घर्षण नहीं है, यहां भी नहीं है। और ये जो स्प्रिंग कंसीडर कर रहा हूं मैं, ये जो स्प्रिंग ले रहा हूं इसका भी मास नेग्लिजिबल है, ये मान लीजिए, ठीक है, इस स्प्रिंग का भी मास कैसा है, नेग्लिजिबल है ना। जैसे हमने डोरी वाले क्वेश्चन किए थे तब हमने डोरी का मास क्या लिया था, नेग्लिजिबल, वैसे ही मैं कह रहा हूं इस स्प्रिंग का मास कैसा है, नेग्लिजिबल। अब क्या काम कराना भैया, देखिए आपने अगर देखा यहां पर तो ये देखिए इसमें आपने क्या करा पाया है भाई, तो आपने ये है हमारा एक्स विस्थापन आपने करा दिया। तो इस स्प्रिंग में जो एफएस लगेगा वो किस दिशा में लगेगा भैया, तो ये एफएस इस दिशा में लगेगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर स्प्रिंग को मैं दबाऊंगा तो स्प्रिंग खुलेगी, और अगर मैंने इसके विपरीत स्प्रिंग को मैंने खींचा हुआ है तो स्प्रिंग अपनी जगह पे आएगी। मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या ये बात, कि मैंने अगर फोर्स बाहर की तरफ लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ, मैंने अगर फोर्स अंदर की तरफ लगाया तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ। मतलब ये बात बिल्कुल फिक्स क्लियर हो गई कि रिस्टोरिंग फोर्स सदैव ही क्या रहने वाला है भाई, हमारे विस्थापन के विपरीत। यहां जो विस्थापन हुआ है वह अंदर की तरफ हुआ, तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ। यानी ये नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा है, इसी विस्थापन, मतलब इसी को बता रहा है कि विस्थापन जो होगा वो हमेशा ही हमारे रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, चलिए तो अब मैं थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूं, फिर लगे हथों क्या कर ले भाई। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ये जो विस्थापन आपने किया हुआ है, ठीक है, ये विस्थापन मैं कहता हूं लगाया गया बल कितना होगा, तो लगाया गया बल मैं कहता हूं ये जो एम है इसकी मैं बात करना चाह रहा हूं, एफ, ये किसके बराबर होगा, तो मैं कहूंगा माइनस ऑफ एफ एस के बराबर होगा। और यहां पर हमने क्या देखा, जो एफ एस है ये कितना होता है, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर होता है। ये अभी हमने बात कही ना, एफ एस क्या होता है, माइनस ऑफ के एक्स के बराबर होता है। तो अभी मैं यहां पर रखूं तो लगाया गया बल एफ माइनस ऑफ एफ एस, माइनस ऑफ एफ एस की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ के एक्स, मतलब जो हमने बल लगाया वो कितना लगाया, तो लगाया गया बल जो होगा वो के एक्स होगा, है ना,
एक माइनस, ये Fs के एक माइनस बाहर है और Fs की वैल्यू रखी माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव। मतलब जो मैंने फोर्स लगाया वो कितना लगाया, मैंने जो फोर्स लगाया वो kx लगाया, जो मैंने इस पे फोर्स लगाया, बल लगाया, वो कितना लगाया, kx लगाया। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तकलीफ नहीं है। ठीक, चलिए तो अब आता हूं मैं जरा यहां पर एंड अब डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, अल्टीमेटली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है भाई। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी ये स्प्रिंग के खिंचाव या फिर उसको अगर आपने कंप्रेस किया है उस पर निर्भर कर रही है। तो चलिए अब जरा कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी। तो हमें पता है ना एनर्जी क्या है भाई, तो एनर्जी इज द मेजर ऑफ वर्क डन। मतलब एनर्जी जो है वो ऊर्जा का ही माप है, तो ऊर्जा हमें कैलकुलेट करनी है यहां पर। तो चलता हूं मैं जरा यहां पर एनर्जी कैलकुलेट करके ले आता हूं। मैं कहता हूं इसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली कि माना हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है, और उसको एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कॉज करा पाए, मतलब छोटा सा विस्थापन। माना F बल द्वारा स्प्रिंग में dx विस्थापन कराया जाता है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे भाई, लगाया गया जो हमारा बल है F ये किसके बराबर होगा। तो हमने देखा, ठीक है, कि ये लगाया गया बल kx के बराबर था। तो मुझे निकालना है अतः कार्य। क्यों कार्य, क्योंकि कार्य ही तो एनर्जी का मेजरमेंट आएगा। तो मैं कहता हूं कि एक छोटा सा काम हो रहा है dw। कब हो रहा है छोटा सा काम dw भाई, जब मैंने एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाया और उसको dx डिस्प्लेस करा पाया। ठीक है, अब चूंकि ये हमें पता है कि F कितना होता है भाई, ये होता है kx के बराबर। तो देखिए dw बराबर F की जगह पे क्या लिख दूं मैं, kx dx। जब दोनों तरफ ऐसे टर्म दिख जाते हैं तो हमें क्या करना होता है भाई, हमें इंटीग्रेशन लेना होता है। मतलब कुल बल, कुल कार्य, ठीक है, कितना हो जाएगा कुल कार्य। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। यहां पर dw का इंटीग्रेशन तो w हो गया, लेकिन k कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा भाई, तो x dx। ठीक है, अब x dx का अगर इंटीग्रेशन देखेंगे तो w इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, तो ये x स्क्वायर अपॉन 2। मतलब ये w कितना मिल गया मुझे मिल गया kx स्क्वायर 1/2 टाइम्स ऑफ kx स्क्वायर। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भैया ये जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला है 1/2 kx स्क्वायर, यही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इसको लिख लेता हूं u इक्वल्स टू हाउ मच, 1/2 kx स्क्वायर। अच्छा ये देखिए, ये दिखता है ना गतिज ऊर्जा जैसा, हाफ mv स्क्वायर होता था, वैसे यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कितना है, हाफ kx स्क्वायर। k क्या है भाई, तो k है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, और x स्क्वायर मतलब x जो था ये विस्थापन था, आपने जितना विस्थापन कराया था स्प्रिंग में। मतलब ये बात समझ में आ रही है कि यही इस स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। जब मैंने इसके ऊपर ऐसा कंप्रेस कर दिया था तो इसके पास जो ये स्टोर्ड एनर्जी मिली है, ये स्टोर्ड एनर्जी कितनी है भैया, ये हाफ kx स्क्वायर के बराबर। यही एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। जब मैं इसको हटाऊंगा, मतलब जो ma बल लगा करके इधर ले आया था, इसको मैं हटाऊंगा तो वापस अपने साइज को, अपने सेम शेप में आ जाएगी, साइज को रीगेन कर लेगी। मतलब यहां पर भी कहूं तो ये जो बल लग रहा था वो कितना था भाई, तो ये लगा हुआ यहां पर बल था हमारा u इक्वल्स टू 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, यही है हमारा क्या, यही है हमारा यहां पर इसके अंदर संचित बल। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है वो है u इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर। आप चाहे तो इसको रख सकते हैं क्योंकि यह है इसका एक्चुअली डेरिवेशन कह सकते हैं आप, यह है इसका डेरिवेशन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। मैं आता हूं वापस से इस जगह पे एंड अब मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करूं तब मैंने विस्थापित, अगर मान लीजिए उसको स्ट्रेच के खींचा है तो स्प्रिंग को मैंने बाहर की तरफ विस्थापित करा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको अंदर ले आएगा। कितने से भैया, तो उसके अंदर की एनर्जी हाफ kx स्क्वायर से। और ठीक उसी प्रकार से अगर मैंने इसको कंप्रेस किया हुआ है तो ये स्प्रिंग बल हटाने पर वापस अपनी जगह पे जाएगा, और कितने से जाएगा, तो वही हाफ kx स्क्वायर से। ठीक है,
और ये क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, पता कैसे चलेगा? तो भाई ये तभी पता चल पाएगा कि आपने फोर्स किधर लगाई है, उसके या अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। आपका जो अप्लाइड फोर्स है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यही मैं बता सकता हूं उसमें। कारण क्या है? कारण है एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है भाई? एक स्केलर, ये एक अदिश राशि है, इसमें दिशा से कोई लेन देन है नहीं। इसके अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इतना ही रहेगा, और एक्ट किधर करे? तो एक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कह सकता हूं आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, चलिए अच्छा एक और छोटू सा बात बताते चलो। ये जो मैंने लिखा हुआ था ना, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, चूंकि यहां पर हम अल्टीमेटली बात नहीं करते हैं इसकी, क्योंकि ये जो है हमारा एक चैप्टर ही आने वाला है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, वहां पे हम बात करेंगे। ये हुक्स लॉ है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, किसके बारे में? इलास्टिसिटी के बारे में, और ये रिलेशनशिप दिया था उन्होंने, तो इसलिए हुक्स लॉ के जरिए हम इसको याद रखते हैं। खैर हम ये इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। रीजन क्या बताना चाहूंगा मैं, जरा देखिए, मैंने क्या बोला था, इसको जितना खींचेंगे उसके प्रोपोर्शनल है। एफएस जो है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग को जितना खींचेंगे उसके प्रोपोर्शनल है। अब भैया आपने क्या किया हुआ है, इस स्प्रिंग को इतना ज्यादा खींच दिया, एक स्प्रिंग को, जैसे मान लीजिए आपके पेन में जो स्प्रिंग होता है उसको आप इमेजिन करो ना, उसको मैंने बहुत ज्यादा ही खींच दिया, तो परमानेंट डिफॉर्म हो गया ना, कि दोबारा आ जाएगा अपनी ओरिजिनल स्थिति में। तो आप बोलोगे नहीं भैया वो दोबारा अपनी स्थिति में नहीं आएगा। वो जो पेन वाला स्प्रिंग होता है अगर बहुत ज्यादा खींच दिया तो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। तो वहां पे एक और बात आती है कि विद इन द लिमिट ऑफ, या फिर ऐसा कह सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। मतलब क्या भाई? तो हम कह सकते हैं इसको सीमांत प्रत्यास्था के अंदर। ठीक है, सीमांत प्रत्यास्था का मतलब क्या हुआ? तो एक लास्ट लिमिट है प्रत्यास्थता की, जहां तक आप अगर इसको खींचते हैं तो अपने आप को ये रीगेन करेगा, लेकिन उसके बियॉन्ड आपने फोर्स लगा दी तो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता का मतलब क्या है भाई? कि हमने अगर किसी वस्तु के अंदर बल लगाया और उसको मैंने विकृत कर दिया, उसकी आकृति में परिवर्तन कर दिया, और जब मैं बल हटा लूंगा तो वापस अपनी आकृति को गेन कर लेगा। इसी को कहते हैं, इसी फंक्शनैलिटी को कहते हैं प्रत्यास्थता। अब हो क्या रहा है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि भैया मैंने इतना ज्यादा खींच दिया कि अब वो परमानेंट डिफॉर्म हो गया, मतलब रीगेन नहीं कर पा रहा। इतना ज्यादा मैंने विकृत किया कि वो अपनी ओरिजिनल आकृति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं हम क्या भाई? इलास्टिक लिमिट। वो बल जिसके बाद वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाए, दैट इज इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा। चलिए फिर हम जरा थ्योरेटिकली इसको बात करते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं। और इसके बारे में हमने डेरिवेशन कर लिया है और एक ग्राफिकल डेरिवेशन और कराने जा रहा हूं आपको। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इसी के थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट्स। मतलब क्या, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये देखिए कि डायग्राम आपके सामने गिवन है। अब यहां पे आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये नॉर्मल स्थिति है। मैंने इस पे क्या किया भैया? तो इस पे MA फोर्स बाहर की तरफ लगा के इसको स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया हुआ है? तो हमने इस केस में इसको विस्थापित किया। ये देखिए स्प्रिंग की जो स्थिति होनी चाहिए उससे हमने इसको क्या किया? इतना दूर मैंने इसको विस्थापित कर दिया। ठीक है, दूसरे केस में क्या किया भाई? तो हमने इसको अंदर की तरफ स्ट्रेच किया। तो जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स है, ये ऊपर वाले में रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ। जब मैंने कंप्रेस किया तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर, जब मैंने इसको स्ट्रेच किया तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ। ये हम अभी डिस्कस कर चुके। तो देखिए, मान लीजिए चित्र के अनुसार एक भारहीन, हल्का, पूर्णतः प्रत्यास्थ इलास्टिक स्प्रिंग यानी आदर्श स्प्रिंग का एक सिरा एक दृढ़ आधार मतलब रिजिड सपोर्ट से जुड़ा। आदर्श स्प्रिंग का मतलब होता है भाई कि इसका मास कितना हो, इसका मास आप मान लीजिए कि नेग्लिजिबल है। और पूर्णतः प्रत्यास्थ होने का मतलब क्या है? तो आप ये समझिए कि अगर मैंने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो विकृत हुआ, और जब मैंने फोर्स हटा दिया तो 100% अपने आप को रीगेन करे, मतलब जिस अवस्था में था उसमें 100% वापस आ जाए। लेकिन आपको ही पता है ऐसा होता नहीं है ना। जैसे आप वो पेन वाले स्प्रिंग की बात कीजिए ना, आप जितनी बार उसको ऐसा स्ट्रेच करके छोड़ेंगे, हर बार कुछ ना कुछ उसमें से उसकी इलास्टिसिटी में कमी आती जाएगी और थोड़े समय बाद वो बिल्कुल ढीला हो जाएगा। चलो मैं कुछ अच्छा सा एग्जांपल बता दे रहा हूं आपको। रबर बैंड आप सभी ने देखा, रबर बैंड जब नया होता है बड़ा ही टाइट होता है, थोड़े दिन तक स्ट्रेच होते 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 क्या हो जाता है भाई, हर बार स्ट्रेच होता है, कुछ ना कुछ उसके बॉन्ड्स परमानेंट डिफॉर्म हो जाते हैं, थोड़े दिन बाद वो रबर बैंड ढीला हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार यहां पर हम बात करें, अगर आदर्श स्प्रिंग होगा तो वो 100% रीगेन करेगा। मतलब जितना आपने उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, विकृत क्या हटाएंगे तो वापस से पूरा का पूरा जैसा था नए पर वैसा हो जाएगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन हर बार मिलती है। और उसके दूसरे सिरे पर एम द्रव्यमान का एक गुट का, है ना, एक क्या किया भैया, एक ब्लॉक जुड़ा है जो कि घर्षण रहित क्षैतिज समतल मेज पर गति कर सकता है। यानी ये जो मैं मास बना रहा था, मैं बोला था ये घर्षण रहित है, यानी आप फ्रिक्शन कुछ नहीं हो रहा। कहने का मतलब है कि जो मैंने फोर्स लगाया वो पूरी की पूरी तरीके से जाकर रिस्टोरिंग फोर्स के रूप में उसमें स्टोर हो जाए। बाकी मैंने अपने फोर्स को कहीं पर वेस्ट नहीं किया है, बस इतना सा ही इस पॉइंट में कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं यही चीज कहना चाह रहा हूं कि जो भैया लगाया गया फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, मतलब विस्थापन के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, एक माइनस के कांस्टेंट लिया। माइनस के क्या बता रहा है भैया, तो यही बता रहा है स्प्रिंग का बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट, या फिर इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ऋण चिन्ह इस बात का द्योतक है कि एफ की दिशा एक्स वेक्टर की दिशा के विपरीत, मतलब जो रिस्टोरिंग, ये अप्लाइड फोर्स नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। ये जो इस पे अप्लाइड फोर्स होगा वो जैसे इस पे लगा वो एमए है, इस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो एमए है। ये जो एफ दिख रहा है ये अल्टीमेटली क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक, यहां पर एक्स गुटके के माध्य स्थिति ओ से विस्थापन है, मतलब एक ये जो मीन पोजीशन है इससे ये इतना आगे गया, इस मीन पोजीशन से इतना ये पीछे है। चलिए समीकरण एक को स्प्रिंग के लिए हुक का नियम कहते हैं, जो मैंने ये अभी बात करी थी, ये जो है ना ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यही है हमारा क्या, हुक्स लॉ। ठीक, चलिए तो चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। भाई मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं एंड अब डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं ग्राफिकल मैथड से यही स्प्रिंग कांस्टेंट को। किससे, ग्राफिकल मैथड से। तो जब मैं अगर ग्राफिकल मैथड से बात करता हूं इस स्प्रिंग कांस्टेंट को, तो मैं रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। ठीक है, इससे क्या करेंगे भाई, तो इसके जरिए अब हम सॉल्व करेंगे कि हमारा जो है ये कितना आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। तो देखिए इसके लिए ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल सा काम करना होता है, हमें क्या करना भैया, तो सबसे पहले तो हमको रेफरेंस एक्सिस बनानी है। तो रेफरेंस एक्सिस मार्क कर लेता हूं मैं, ये रही हमारे लिए एक रेफरेंस एक्सिस। अच्छा मुझे नेगेटिव बनाना, थोड़ा सा आगे मैं ले लेता हूं, ये हो गई हमारी वर्टिकल एक्सिस और ये हो गई मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मुझे किसके किसके बीच में ड्रॉ करना है भाई, तो मैंने कहा कि जो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है एफ एस और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच में। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब अगर मैं कहता हूं कि मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है कितना, तो मुझे यह बात पता है ना, एफ एस इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। स्प्रिंग के लिए एफ एस इक्वल टू कितना होता है भैया, माइनस ऑफ के एक्स। अब यहां पे एक और बात क्लियर है कि अगर मैं कभी भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कंपेयर करूं तो ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या होता है भैया, तो m होता है स्लोप किसका, इस ग्राफ का। ठीक, और x है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, y हमारी वर्टिकल एक्सिस, एंड c, यहां पर c की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं इस वाले इक्वेशन की बात करूं जो हमारे पास में गिवन है एफ एस इक्वल टू माइनस के एक्स, इसको चलिए कंपेयर करता हूं मैं। तो इसके कंपैरिजन में आप क्या देखते हैं, तो ये देख रहे हैं आप y इक्वल्स टू माइनस ऑफ या y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो प्लस सी की जगह पे तो वहां 0 है, मतलब ये ओरिजिन से पास होगी, ये बात क्लियर होगी। अगर y, ये सी क्या कहलाता है, यही कहलाता है ना y इंटरसेप्ट, ये हमारा y इंटरसेप्ट है ना, y अक्ष का ये है प्रतिच्छेद बिंदु, मतलब y अक्ष पे जहां पर जाकर के काटेगा, इसका मान कितना है, 0। अगर y इंटरसेप्ट 0 हो गया मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, बात क्लियर होगी। दूसरा क्या समझ में आ रहा है, जो इसका स्लोप है वो है नेगेटिव ऑफ के, ये m की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव ऑफ के, तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो ऐसा कुछ बन जाएगा ग्राफ, ये बन गया। अब यहां पे मैं जरा नेमिंग कर लेता हूं इसको, मैं इसको कह देता हूं ये ओरिजिन है। यहां कहीं पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, दिस इज ए, एंड इस पे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो मैं इसको कह लूंगा ये है मेरा बी। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा एक पॉइंट, दिस इज बी, ये ओ।
अब मैं यहां पे कैलकुलेशन शुरू करूंगा और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं क्या, तो मैं कहता हूं कि मुझे कार्य निकालना है। तो दो बातें अपने को समझ में आती है कि ये जो लाइन मैंने बनाई है ये अल्टीमेटली एफ एस इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स के लिए बनाई है, नेगेटिव ऑफ के एक्स। स्लोप आपको दिख रहा है, ढाल जो दिख रहा है वो दिख रहा है नेगेटिव है, ठीक है। और अगर मैं इसमें कहता हूं तो ग्राफ में दो ही बातें कैलकुलेट करते हैं ना भाई, एक क्या कैलकुलेट करते हैं हम, स्लोप, और दूसरा कैलकुलेट करते हैं हम उसका एरिया। स्लोप यहां पर माइनस ऑफ के, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, एंड जो इसका एरिया होगा वो क्या होता है भाई, तो एरिया हमेशा निकाला जाता है वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। क्या है, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस यहां पर क्या है भाई, तो वाई एक्सिस पर आपको एफ एस दिख रहा है, एक्स एक्सिस पर आपको क्या दिख रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। मैं एक्स ऑफ एम लिख लूं ऐसा, ठीक है। जो स्प्रिंग बैलेंस का मास था उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करना चाह रहा हूं। अल्टीमेटली मैं कह रहा हूं स्प्रिंग का मीन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। चलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली मैं इसमें से लिखता हूं कार्य। तो कार्य बराबर क्या होगा भाई, तो आप कहोगे कि ये होगा ओ ए बी, समकोण त्रिभुज, पूरा ही लिख लेता हूं, समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, यही होगा। अच्छा, अगर मुझे समकोण त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है तो कितना होता है भाई, तो हमें पता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, तो बेस आपको दिख रहा है यहां पर ओ बी। हाइट कितना है, तो हाइट आपको यहां पर दिख रहा है ए बी। अब हाफ ऑफ बेस की हम बात करते हैं, मतलब हम बात करना चाह रहे हैं ओबी की। ये ओबी अल्टीमेटली कितना है भाई, ये हमें यहां पर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एक्स। अच्छा, एक्स है ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स। और इसके साथ में ए बी की अगर मैं बात करूं तो ए बी कितना है, ये ए बी जो है ना, ये अल्टीमेटली किसको डिनोट कर रहा है, ये वाली जो लाइन है ये नेगेटिव ऑफ एफ एस को, मतलब ये हो गई हमारी क्या, एफ एस। अगर मैं इस कार्य को यहां पर लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कंप्लीटली, कि ये जो यहां पर किया गया कार्य है W, ये W हो गया मेरा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ, या फिर पूरा लिख लेता हूं, हाफ ऑफ एक्स। एफ एस की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ के एक्स, इस एफ एस की वैल्यू है नेगेटिव ऑफ के एक्स। तो इस वर्कडन को भी मैं ऐसे कह देता हूं डब्ल्यू एस। डब्ल्यू एस मतलब क्या, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। मिल गया भाई, नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग के लिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। अब जो मैंने बल लगाया था उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो मैं कहूंगा कि भैया मैंने W कार्य किया। ये W किसके बराबर होगा, तो ये नेगेटिव ऑफ WS के बराबर है। और नेगेटिव ऑफ WS क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जो हमने काम किया स्प्रिंग के ऊपर, ये वैल्यू देखिए, तो नेगेटिव ऑफ 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया भाई, पॉजिटिव। तो मेरे द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये हमने बात भी की थी कि हमारे द्वारा सिस्टम पे किया गया कार्य कैसा होता है भाई, पॉजिटिव, और सिस्टम द्वारा हमारे ऊपर किया गया कार्य कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये सिस्टम द्वारा किया गया था कार्य ना, इसलिए नेगेटिव चल रही थी, और ये कैसे मिली मेरे को, पॉजिटिव। मतलब ये हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर मुझे क्या मिल रहा है भाई, यहां पर कार्य। अब अगर मैं इसी की अगली लाइन लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां पर जहां जहां किया गया कार्य, जहां किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित है। किसके रूप में निहित है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि किया गया कार्य U के बराबर हो गया, मतलब U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी U इक्वल्स टू क्या मिल गया मेरे को, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी यहां से बात समझ में आ गई कि ये जो ग्राफिकल सिस्टम है इसके अकॉर्डिंगली भी हम क्या कर सकते हैं, हम एरिया कंसीडर कर सकते हैं, हम एरिया निकाल सकते हैं। कौन सा एरिया निकाला हमने, ये निकाला, ये जो एरिया है ये हमने कंसीडर किया। इस एरिया को हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ठीक। ये एरिया हमने निकाला और ये इसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है।
तो मतलब यहां पर जो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई, कि ग्राफिकल समीकरण मतलब समीकरण 2 से ई एक्सटेंशन मतलब बाहरी फोर्स जो लग रहा है वो के एक्स के बराबर है। यानी जो हमने अभी कहा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है तथा एक्स के बीच में खींचा गया ग्राफ, ये एक दिख रहा है सीधा सरल रेखा होगी, किया गया कार्य इस वक्र और विस्थापन अक्ष के घिरे क्षेत्रफल से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब विस्थापन एक्स के लिए किया गया कार्य हमने निकाला, अभी निकाला, u इक्वल्स टू 1/2 ऑफ के एक्स स्क्वायर। ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है, ये क्षेत्रफल ये निकाल चुके हैं। मतलब हमने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने की दोनों ही मेथड सीख ली। एक कौन सी भाई, हमारी कैलकुलस मेथड, और दूसरी हमने देख ली कौन सा, ग्राफिकल मेथड। मतलब दोनों ही मेथड से अब हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या, हमारी स्प्रिंग की प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा, मतलब स्प्रिंग की जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए तो फाइनली हमने यही चीज निकाली है ना, u इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि ये k का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। ये जो k है, जो स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका SI मात्रक क्या है भाई, इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर पर सेकंड है, सॉरी न्यूटन पर मीटर। रीजन क्या था, तो हमने ये कहा था f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड f को हटाया था तो नेगेटिव ऑफ के एक्स आया था। आप अगर यहां से नेगेटिव को ऐसे ही रहने दीजिए तो मैं कहता हूं f अपॉन x। F की यूनिट क्या होती है भाई, बल किसमें नापा जाता है, तो ये न्यूटन, और x जो विस्थापन है ये किसमें नापा जाता है, तो ये मीटर। यानी यूनिट क्या हो गई इसकी, k की, न्यूटन पर मीटर। एंड एक बात याद दिलाऊं आपको, तो हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारी ऐसी कांस्टेंट होती है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन बहुत सारी ऐसे भी कांस्टेंट्स होती है जिनकी यूनिट होती है। उनमें से एक है जिसकी यूनिट है, मतलब ये k स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट है, ठीक है ना, इसकी यूनिट हम देख पा रहे हैं, इसकी यूनिट हमें मिल रही है। चलिए अब भाई यहां तक हमने समझ लिया, और हमने जो टारगेट सेट किया था कि हम क्या सीखने वाले इस सेशन के अंदर, हम एक स्प्रिंग के बारे में सीखेंगे, मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखेंगे। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप के थे, हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी था। हमने इस सेशन में क्या देखा भाई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, एंड प्रीवियस वन सेशन में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीख चुके हैं। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्लास 12th में आता है, तब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा टारगेट होता है यहां पर कंप्लीट, एंड हम यहीं पर करते हैं अपने सेशन को एंड। साथ ही साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी हमारे पास भाई आपके लिए, वो क्या है, तो वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए कमिटेड है भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड डिनोमिनेशंस आप सामने देख सकते हैं कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से आप या फिर सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं आप, आपका कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी है, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से क्यों ना हो, ये कोर्सेस आपके लिए एक्सक्लूसिवली। यूपी और बिहार बोर्ड के लिए तो प्लेलिस्ट मिल जाती है, जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स, एंड अलोंग विद दिस आपका पूरा कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी सभी कोर्सेस आपको मिल जाते हैं, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर चाहते हैं थोड़ी बहुत और अपने अंदर इंप्रोवाइजेशन, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट, एंड अगर चीजें चाहते हैं बहुत बेहतर ढंग से समझ में आए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बुक्स और ई बुक्स के लिंक को फॉलो करते हुए अपने लिए मटेरियल्स परचेस कर सकते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स द्वारा डिजाइन की गई है। तो भाई जैसे कि आप हमारे साथ में जुड़े हैं हमारे YouTube चैनल पे, उसी तरीके से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम। एंड आपकी तरफ से कोई अगर सुझाव, कोई सजेशंस आते हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं, एंड अगर कोई नई इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से आती है तो वो फटाफट आप तक पहुंच जाती है। तो जल्दी से भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट।